हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पिछले वीडियो में पादपों में पोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में जाना था। आज पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी पौधे तो जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से स्वयं बनाते हैं, परंतु प्राणी इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं पौधों पर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आगे लिखा है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। अब जो जंतु शाकाहारी हैं वो पौधों को खाते हैं, लेकिन कुछ मांसाहारी होते हैं, वह उन छोटे जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो मांसाहारी छोटे जंतुओं को खा जाते हैं, छोटे शाकाहारी जंतुओं को। आगे लिखा है, कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे भी खा लेते हैं और जंतुओं को भी खा लेते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी मानव को भी और जितने भी जीव हैं सभी को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। आगे लिखा है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आगे लिखा है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो सभी जीवों के भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधि होती है वह अलग अलग होती है। अद्भुत रहस्य, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, स्टार फिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये स्टार फिश है, ये उन जंतुओं को खाती है जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये उनको खाती है, और किस प्रकार से खाती है? अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है और जंतुओं के कोमल भागों को खा लेती है। फिर आमाशय अपने अंदर शरीर में वापस इसके चला जाता है और आहार धीरे धीरे पच जाता है। अब पढ़ते हैं मानव में पाचन। ये महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। लिखा है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है?
भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र जिसे छोटी आंत कहते हैं और बृहदांत्र जिसे बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये चित्र रहा, इसमें सभी लिखा हुआ है, चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये मुख गुहिका है, ये लाला ग्रंथि है, ये ग्रसिका है, यहाँ देख सकते हैं लिखा है। ये है यकृत, ये पित्ताशय है, ये आमाशय है, ये अग्नाशय, ये बृहदांत्र है जिसे बड़ी आंत कहते हैं, और ये क्षुद्रांत्र है जिसे छोटी आंत कहते हैं। ये मलाशय है और ये है गुदा। लिखा है, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है मुख एवं मुख गुहिका। लिखा है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, तो मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दांतों की जो व्यवस्था है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के होते हैं दांत। अब ये हैं कृंतक, ये वाले जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन करी है, ये है कृंतक। ये है रदनक, ये वाले, और ये अलग कलर से, इनको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। तो ये है रदनक। उसके बाद अग्रचवर्णक कौन कौन से हैं? ये और ये, और ये चवर्णक हैं पीछे के, इस तरफ के 3 और इस तरफ के 3। तो इस क्रम में दांत होते हैं मुंह में। और दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इनको याद रखिएगा। आगे लिखा है हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। लाला रस यानी लार। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, उसको भी जान लीजिए। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे?
हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो दांत 2 बार निकलते हैं। पहले जो दांत निकलते हैं शैशव काल में, वो दूध के दांत होते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। फिर उनके स्थानों पर जो दांत निकलते हैं वे स्थायी दांत होते हैं। तो ये क्रियाकलाप भी पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं। 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-4 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3-4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लार होती है वह क्या करती है? चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। लाला रस यानी लार। अब पढ़ते हैं जीभ के बारे में। लिखा है जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गोलका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कनिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कनिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो जीभ स्वाद लेने में हमारी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कनिकाएं होती है और जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है कि वस्तु खट्टी है या मीठी है। यह भोजन निगलने में भी सहायता करती है और बोलने में भी सहायता करती है। तो जीभ के ये इतने कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है भोजन नली ग्रसिका। अब ग्रसिका के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ भोजन ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। यानी ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन होता है और उसी संकुचन से भोजन नीचे की तरफ जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और स्वरूप बवन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। इस चित्र में देख सकते हैं ये भोजन है और ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ग्रसिका है ये, और ये भोजन ये नीचे की तरफ आमाशय में जा रहा है। आमाशय। अब आमाशय के बारे में जान लेते हैं। लिखा है आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। जे की आकृति का, जे पर जग, उसी की आकृति का ये होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर
श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो आमाशय के बारे में जान लिया। अब जानते हैं क्षुद्रांत्र के बारे में, जिसे छोटी आंत कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो छोटी आंत कितनी लंबी है? लगभग 7.5 मीटर लंबी। अब जानते हैं यकृत के बारे में। तो लिखा है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है अग्नाशय के बारे में। लिखा है अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब छिद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित। तो कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और वसा परिवर्तित हो जाता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। तो ये परिवर्तन हो जाता है। क्षुद्रांत में अवशोषण। तो लिखा है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यानी छोटी आंत में अंगुली के समान जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। आगे लिखा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ग्लूकोज का जो विघटन है वह ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। आगे लिखा है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब पढ़ लेते हैं बृहदांत्र के बारे में, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। लिखा है बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है।
समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में लिखा है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये कहानी ईवीएस की बुक में भी दी गई है, खिड़की वाले पेट की कहानी, और वहीं यहाँ पर भी दी गई है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब पढ़ते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन किस प्रकार होता है, तो चलिए जानते हैं। इसमें लिखा है, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। यानी कि गाय और भैंस जो है जब खाना अपना नहीं खाती है तब भी अपना मुंह चलाती रहती हैं, उसी को कहते हैं जुगाली करना। आगे लिखा है, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो गाय भैंस क्या करती है, पहले घास तो गाय भैंसे जो होती हैं ये घास खाती हैं तो जल्दी जल्दी उसका भंडारण कर लेती हैं। उसके बाद उन घास का छोटा छोटा भाग उनके मुंह में आता है और वो उसे चबाती रहती हैं। तो इसे ही जुगाली करना कहते हैं। आगे लिखा है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। लिखा है, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोश की जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धारियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्त निकालता रहता है जिन्हें पादाब कहते हैं या कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है तथा इसे भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है।
खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये अमीबा है, ये आप देख सकते हैं चित्र में। ये केंद्रक है, ये पादाब है, खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण खाद्य धानियां है ये, और ये है बहिक्षेपित अपशिष्ट। ये आगे लिखा है खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। अब दस्त के बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे के जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो आज के लेसन में प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है, पाचन क्रिया किस प्रकार होती है, इन सब के बारे में जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।